हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो चार्ज क्या है, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या फॉर्म करता है, चार्ज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? चार्ज। तो हमको मालूम है कि कोई भी एटम सपोज ले लो सोडियम, ठीक है। इस एटम में क्या है, इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 12 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन छोड़ दो, न्यूट्रॉन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मेरे को मालूम है हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हुआ, -11। वैसे कितना प्रोटॉन है, 11। टोटल कितना चार्ज हुआ, 11 + 11, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं है, जीरो। न्यूट्रॉन का चार्ज तो कुछ नहीं है, जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं ऐड कर दो, नेट चार्ज एटम में कितना हो गया, जीरो हो गया। नेट चार्ज एक एटम में कितना है, जीरो। अगर सोडियम मान लो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इनिशियली कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था। और कितना प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था उसके पास। और 11 इनिशियल सोडियम के पास क्या था, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था। अब जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो क्या हो गया, Na+ हो गया। प्लस एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लूज कर दिया, ठीक है। अब Na+ क्यों हो रहा है, अब Na ये प्लस क्यों आ रहा है, अब ये प्लस इसीलिए आ रहा है, इसका रीजन क्या है, ये प्लस आने का रीजन क्या है कि यहाँ पे सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहा, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। अगर मैं ऐड करूं दोनों को, ये 11 प्रोटॉन क्या होगा, +11। 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -10, इज इक्वल टू क्या होगा, +1। ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया। कैसे फॉर्म करा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज क्या है देखते हैं अभी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि फॉर्म होता है बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी वो क्या फॉर्म करता है, एक चार्ज फॉर्म करता है। उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका ऐसा यूनिट है कूलम। उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका ऐसा यूनिट है कूलम। चलो ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। सपोज मैंने बोला एक बॉडी है, एक आयरन, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डेफिनेटली कोई इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, यानी कि 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। ऐसे तो नहीं होगा 2.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, या 50.5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 100.1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, कोई नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन को मिला के टोटल बॉडी का चार्ज क्या होता है, बनता है। टोटल बॉडी में एक टोटल नेट चार्ज बनता है। अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल बॉडी का जो चार्ज होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये -19 है, ठीक है, ये -19 कूलम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसका ये क्या लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है मैंने, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका वैल्यू लिखा है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देगा, क्यू लिखा है, क्यू लिखा होगा ऐसे कि 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे केस दिया होगा, विच ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। और एक क्यू लिखा होगा, क्यू इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और एक केस दिया होगा, लेट्स से थर्ड केस, ठीक है, दिया होगा ऐसे कि 6.4 इंटू 10⁻11 कूलम, ऐसा कुछ दिया होगा।
10 टू द पावर 11 कूलम, ठीक है। और एक केस दिया होगा, लेट्स से Q इज इक्वल टू लेट्स से 2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -20 कूलम, चलो -20 कूलम, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। अब इसमें पूछेगा कि विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, क्या पूछेगा, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, विच इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन है। तो ये है किस बेस में, ये Q इज इक्वल टू एन ई बेस में क्वेश्चन है। ये कौन से बेस में है क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू एन ई। अगर कहीं पे भी अगर तुमको n इंटीजर आ रहा है, इंटीजर मतलब नॉन, मतलब कोई होल नंबर के फॉर्म में, यानी डेसिमल ना आए, ठीक है, या फ्रैक्शन ना आए, n क्या है, हमेशा एक होल नंबर, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, ऐसा कुछ आए, तो वही आंसर ये क्या होगा, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें n कितना होगा, n इज इक्वल टू, अगर मैं n का बात बोलूँ तो क्या होगा, Q बाई E इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, ठीक है। Q मतलब टोटल चार्ज बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसको डिवाइड करते हैं। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना दिया है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। ये कट गया तो कितना कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, तो ये तो पॉसिबल है, 2 तो एक होल नंबर में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं n1 निकालूं, यहाँ पे n2 निकालूं, तो इस केस में कितना होगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये तो कैंसिल हो गया, 16 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3 हुआ। अब इस केस में क्या होगा आंसर, n3 निकालते हैं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 6.4 इंटू 6.4 डिवाइड बाय 1.6 कितना होगा, ये 4 होगा, ये 4, 10 टू द पावर -19 11 ऐड हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा +19, यानी कि +19 +11 कितना हो, +30, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 30, ये भी एक क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है, यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा, ये भी होगा। अब ये इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने से अगर मैं n यहाँ पे निकालूं, n इक्वल 2 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहाँ से कैसा हो गया, ये हो गया 2 बाई 1.6 इंटू, यहाँ पे हुआ 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -1 यानी क्या हो जाएगा, 2 बाय 0.16 हो जाएगा। अब ये क्या आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक 0.2 बाय 0.16, चेक करते हैं इसको, 2 बाय 0.16, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 12.5 आ रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल में नहीं आ सकता, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी ऐसा 12.5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही वाला क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला क्या था, इनकरेक्ट था, ठीक है। तो एन कभी भी क्या नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता या डेसिमल भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, होल में होता है, होल नंबर पार्ट में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे कि कैल्शियम कैसा बनता है, क्या होता है उसका स्टेबल स्टेट, क्या होता है, Ca2+ होता है। अब ये जो Ca2+ कैसे फॉर्म हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे हो रहा है। अब कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में 8 है, और फोर्थ सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो दे देगा, जैसे दे देगा क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। अब जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया, इनिशियली कितना प्रोटॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था कैल्शियम में, 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कितना हो गया, अब इस केस में कितना हो गया, अब इस केस में कितना हो गया, 20 प्रोटॉन तो है, बट कितना इलेक्ट्रॉन है रह गया, 18 इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर मैं इसको ऐड करूं, 20 कितना होगा, +20, ठीक है, 18 का कितना होगा, -80,
ठीक है। तो नेट चार्ज कितना हुआ, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ नेट चार्ज कितना हुआ +2, इसीलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करा है। कैसे फॉर्म करा है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो कोई और स्पीसीज लेते हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 6, सॉरी 8 है, 8 है, ठीक है। 8 मतलब फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में कितना है 6 है। तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश की। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, इनिशियली इसमें कितना था, कितना प्रोटॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन था 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन का नेट चार्ज कितना था इनिशियली एटॉमिक स्टेट में, ऑक्सीजन का नेट चार्ज एटॉमिक स्टेट में कितना था 0 था। जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या हो गया, अब प्रोटॉन का तो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, प्रोटॉन तो 8 है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं +8 -10 तो कितना आंसर आ जा रहा है -2 आ जा रहा है। कितना आ रहा है -2। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो वही वही चीज है चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे कब डेवलप होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कहीं पे भी, वहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो चार्ज। नेक्स्ट आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज के बेस में, ठीक है, फिर से हम लोग क्या किए, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, डिवाइड किए। टाइप्स ऑफ चार्ज के बेस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किए। पहला है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब चार्ज स्टैटिक यानी कि रेस्ट में हो, चार्ज अगर रेस्ट में हो, वो कैसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर चार्ज मूव करता हो, ठीक है, वो कैसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा, सॉरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, वही बोल रहा था अभी, मूविंग ऑफ चार्ज या मूविंग ऑफ आयंस, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है क्या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल पाथ। इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, रेट। रेट मतलब कोई भी चीज को हम लोग टाइम से अगर डिवाइड करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला आई इज इक्वल क्या है, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू हम लोग को पढ़े थे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में, क्यू क्या है, एन इंटू ई बाई टी। क्यू क्या है, एन इंटू ई बाई टी। अब नेक्स्ट चीज है कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर। करंट स्केलर है और चार्ज भी क्या है, स्केलर है। चलो एक प्रॉब्लम छोटी सी करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि एक टर्मिनल के क्रॉस, एक टर्मिनल है कि लेट्स से वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। एक टर्मिनल के क्रॉस हर 5 सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं कितने सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड में। पूछ रहा है कि करंट निकालो, पूछ क्या रहा है कि करंट निकालो। तो कितना इलेक्ट्रॉन पास करें, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन बोला है। एन इक्वल कितना दिया, 10⁻20, ठीक है। और कितना टाइम दिया, टाइम कितना दिया 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड टाइम दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि करंट निकालो। तो करंट का फॉर्मूला क्या था, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू, चार्ज का क्या था, टोटल चार्ज क्या था, एन इंटू ई बाई टी, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁻20 इंटू वन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग का कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया था, 5 दिया था, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ये दोनों से तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/5। कितना हो गया, 16/5। अब 16/5 कितना होगा, 5 3 15 पॉइंट 10 हो जाएगा, डेसिमल लग जाए 10, 5 to 10 यानी 3.2 एम्पेयर। कितना होगा, 3.2 एम्पेयर। कितना आ रहा है आंसर हम लोग का, 3.2 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। 3.2 एम्पेयर आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है।
अब जैसे कि करंट करंट कैसे कैसे मेजर हो सकता है, मिली एम्पियर में हो सकता है, माइक्रो एम्पियर में हो सकता है, एम्पियर में हो सकता है, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर कैसे लिखते हैं हम लोग, एम ए इज इक्वल टू कितना एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। वैसे 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ लिखते हैं माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल कितना 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। 1 नैनो, नैनो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं एन ऐसे, नैनो एम्पियर इज इक्वल कितना हुआ 10⁻⁹ एम्पियर। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, थोड़ा याद कर लेना इसको। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर इक्वल 10⁻9 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जो अच्छा कैसे डिफाइन करना है 1 एम्पियर, कैसे डिफाइन करना है 1 एम्पियर, कैसे 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर इज सेड टू बी, ठीक है। Current flowing in any conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge across the conductor across the conductor in 1 second crosses the conductor in 1 second। तो अगर मैं बोलूँ I का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल क्या था, Q/T, ठीक है। अब I1 कब होगा, I1 तब होगा अगर Q क्या हो जाए 1 हो जाए, Q क्या हो जाए, Q यहाँ पे ऊपर वाला Q 1 कूलम हो जाए और टाइम क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, ठीक है। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में क्या कर रहा है, कंडक्टर को क्या कर रहा है, क्रॉस कंडक्टर के क्रॉस क्या कर रहा है, मूव करता है, तो क्या जनरेट करेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट जनरेट करेगा। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज एवरी सेकेंड कंडक्टर के अक्रॉस क्या करता है, क्रॉस करता है, कंडक्टर के क्रॉस क्या करता है, मूव करता है, वो एवरी सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज वो क्या जनरेट करेगा, 1 एम्पियर ऑफ करंट जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि, फिर बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है, या कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट मूव करता है, ठीक है। यानी कि किसके डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आयन, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या करता है, करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज मैंने यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल लगा दिया, यहाँ पे लेट्स से ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है, ये इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ECSS, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, एक तार लगा, एक वायर, कंडक्टिंग वायर लगा दूंगा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, एक्सेस से डेफिशिएंट की तरफ ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसे मूव करेंगे, क्यों मूव कर रहे हैं, अब जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का मूव का, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको मालूम है जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वैसे करंट भी फ्लो होने लगेगा। करंट का फ्लो डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये कैसा होगा, ये होगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, जस्ट अपोजिट, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। अब करंट कैसे जनरेट होगा, कैसे मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से मूव करने लगेगा, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट मूव करेगा। अब ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल एरिया, क्या है, ये हाई पोटेंशियल है, हाई हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल जो भी लिख सकते हो। ये क्या है नेगेटिव में, ये क्या है, लो पोटेंशियल या फिर लो वोल्टेज जो भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारा एटम होता है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सपोज मैंने छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारा एटम, पहले एटम कुछ बनाते हैं, ये एटम है क्या, ये एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एटम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है। अब हर एटम का अपना अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, डेफिनेटली हर एटम का अपना अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है। हर एटम का अपना अपना क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सपोज इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं कोई दूसरा कलर दिखे, इसका सपोज इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब और एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन सपोज ये है, ठीक है, और एक कलर दे देते हैं ब्लैक, इतना रहना था, इसका इलेक्ट्रॉन ये है,
अब प्रॉब्लम क्या है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, एक पॉइंट से, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते वक्त इलेक्ट्रॉन को क्या फेस करना पड़ता है, लॉट ऑफ रिपल्सन, यानी कि वो कभी भी सीधा चुपचाप नहीं जा सकता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अपना अपना रिपल्शन होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई, अगर जैसे हम लोग, ये कंडीशन था, ये पहला सिचुएशन था, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आने के लिए उसको इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कंडीशन, सिचुएशन उसको क्या हो रहा है, फेस हो रहा है। ठीक है, ऐसा हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। तो हम लोग क्या किए, अब जैसे कि यही कंडीशन था, सेम चीज है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर है। ठीक है, ये अंदर है इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो क्या करने लगे, ये एक वोल्टेज दिया मैंने, एक एनर्जी, क्या वोल्टेज मतलब एनर्जी, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे चुपचाप सीधा सीधा मूव करने लगेंगे, चुपचाप सीधा सीधा मूव करने लगेंगे। ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स। अब जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या एवरेज स्पीड जो इलेक्ट्रॉन अटेंड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसी को क्या बोलते हैं, बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ठीक है, बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसका ऑर्डर कितना होता है, बहुत छोटा होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴, 10⁻⁴ का ऑर्डर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, जनरली सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मेजर करना होता है, करंट मेजर करना होता है। क्योंकि करंट सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है सीरीज में, करंट, करंट सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस देखते हैं। सपोज मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज, V इज इक्वल टू क्या है, W/Q। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब +1, ये Q अगर मैंने क्या किया, 1 ले लिया, +1 ले लिया, +1C। ठीक है, तो इस हिसाब से जो वर्क डन हो रहा है किसके ऊपर, ये क्यू के ऊपर, कोई इन्फिनिटी पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को लाने के लिए, कोई इन्फिनिटी पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पी को लाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट पी। ठीक है, that is called electric potential. Electric potential is defined as work done in bringing unit positive charge from infinity to a point P। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, और एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम लोग कभी भी जो मेजर करते हैं वो क्या है, वो वोल्टेज नहीं होता, वो क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करते हैं, वोल्टेज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही सेम चीज है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सिंपल, यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लेट से मैंने कुछ, यहाँ लेट से ये क्या है, ये लेट से भी ए है, ये सपोज पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैं क्या किया, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए टू बी को की तरफ लेके गया, तो यहाँ पे क्या भी ए है पोटेंशियल, इसका भी बी है पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल लिखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी की तरफ उसको लेके जा रहा हूँ, कोई तो अगर मैं ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली क्या कर रहा हूँ मैं, वर्क कर रहा हूँ, किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, +1 के ऊपर, +1 कूलम के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब Q का मेरा वैल्यू मालूम है, +1, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये पानी का टैंकी है और ये दूसरा पानी का टैंकी है। ठीक है, ठीक है, तो हमको ये मालूम है हमेशा,
ठीक है, कोई भी चीज हमेशा, ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करती है, क्योंकि हायर पोटेंशियल में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी होता है, लोअर पोटेंशियल में क्या होता है, एनर्जी थोड़ा कम होता है। ठीक है, सपोज मैंने पानी यहाँ तक फिल कर दिया, यहाँ पे पानी कितना है, यहाँ पे है, इस लेवल पे है, मैंने क्या किया, यहाँ पे होल्ड कर दिया और ये दोनों को क्या किया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ आएगा, अब ये ड्रम ए से ये बी ड्रम को आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ये हायर ए ड्रम में जो पानी है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और बी ड्रम में पानी जो है बहुत लो लेवल में है। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, या जो बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कम। इसीलिए क्या हो रहा है, पानी इधर से उधर मूव करे, कब तक, जब तक दोनों ड्रम का पोटेंशियल एनर्जी सेम ना हो जाए। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करता रहेगा, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इलेक्ट्रॉन ए टू बी में कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दोनों एंड में अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम ना हो जाए, अगर भी ए इक्वल टू भी बी हो जाए, तब फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन और मूव नहीं करने वाला। ठीक है, अगर वहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, अगर कोई भी किसी के पॉइंट, कोई दो पॉइंट के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, वहां पे मूव करता रहेगा। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे वी ए दिया है 110 वोल्ट, ठीक है, वी बी दिया है कितना, लेट से कितना वोल्ट दिया, लेट से 80 वोल्ट दिया, कितना वोल्ट दिया, 80 वोल्ट दिया। पूछ रहा है कि करंट निकालो, क्या पूछ रहा है कि करंट निकालो, आई निकालो, पूछ क्या रहा है कि आई निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सॉरी, वर्क डन पूछ रहा है, आई नहीं, डब्ल्यू निकालो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू निकालो पूछ रहा है। अगर क्यू का वैल्यू दिया, लेट से क्यू का वैल्यू दिया 2 कूलम, 3 कूलम, कुछ भी दे सकता है, क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है यहाँ पे। तो सिंपल हमको क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल वी, ठीक है, बाय डेल वी इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू बाय क्यू, क्योंकि डब्ल्यू मतलब क्या, वी वन माइनस वी टू या वी टू माइनस वी वन, यानी हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो ये कितना हुआ, 110 माइनस 80 कितना हुआ, 30 हो गया। तो 30 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय कितना कूलम मूव कर रहा है यहाँ पे, 2 कूलम मूव कर रहा है, 2 सी, तब ये वोल्ट है तो क्रॉस हो गया, तो कितना हो गया, 13 जूल, कितना हुआ, 60 जूल, कितना हुआ, 60 जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, कौन, ये जो 2 कूलम ऑफ चार्ज जो है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट, या पॉइंट बी से पॉइंट, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जा रहा है वो, तो ए से बी को जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, सपोज लेट से यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लेट से ये पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, वी ए दिया है लेट से 100 वोल्ट, और यहाँ पे दिया है बी पॉइंट में वी भी दिया है 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। लेट से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेट से दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इज 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, तो वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस 80 इज इक्वल 20 वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल डब्ल्यू को निकालना है, क्यू क्या है, एन इंटू ई, एन इंटू ई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं, रुको, डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा, एन इंटू ई इंटू 20। ठीक है, एन कितना दिया है, 10 टू द पावर 20, इंटू ई कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 20, सॉरी 20 टू माइनस 19 इंटू यहाँ पे कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अच्छे से, 10 टू द पावर 20 माइनस 20 टू 19 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इंटू 20, 200 इंटू 1.6 इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 इंटू 2 32, 32, ठीक है, 320 कितना हुआ, 320 जूल, 320 जूल, 320 जूल हो गया। ठीक है, सिंपल है, ऐसे करके हमको यहाँ क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन दिया था कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का डिफाइन कैसे करना है।
1 वोल्ट कम कब होगा, जब वन वर्क क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाए, सॉरी वर्क क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए, और चार्ज क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करना है, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द 1 volt is defined as the one work done in work done is suppose 1 joule of work is done to move a unit charge from one point to another, that is called 1 volt। अब 1 volt कब होगा, अगर 1 joule of work, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर लग रहा है और कहाँ से काम, जहाँ से मतलब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट सिंपल एक 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पे लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाने के लिए, जो पोटेंशियल जनरेट होगा, डिफरेंस होगा जनरेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 वोल्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस से बना होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली वो किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, फिर सीरीज में करंट, तो जो हाई रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा सर्किट में फ्लो करना। अगर सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, फिर हम लोग को, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस से बना होता है, फिर हम लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, कोई भी जो भी डिवाइसेस है वो प्रॉपरली काम नहीं करने वाला, इसीलिए वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसको मेजर करना है, क्या, वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, वैसे अगर मैं एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं सीरीज में, मेरा एमीटर कहाँ पे कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, अगर मैं एमीटर को सीरीज में ना कनेक्ट करके, सीरीज में क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस से बना होता है एमीटर, एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस से बना होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सके, करंट को मेजर कर सके। अगर मैं उसको पैरेलल में रख दूं, क्योंकि पैरेलल में मेरे को मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट करंट डिवीजन होता है, यानी करंट करंट वेरिएशन होता है। तो करंट वेरिएशन को होने की वजह से एमीटर से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, एमीटर से क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर एमीटर थ्रू अगर ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, फिर एमीटर हीट करेगा, जैसे एमीटर हीट करेगा तो क्या हो जाएगा, एमीटर खराब हो जाएगा, एमीटर खराब, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है, तो मैक्सिमम सारा करंट कहाँ से फ्लो करने लगेगा, एमीटर से फ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए एमीटर जल्दी मतलब खराब होने का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एमीटर किस में लगाते हैं, एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल पे नहीं लगाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, और दो टाइप्स होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या, क्लोज सर्किट का मतलब क्या, ओपन सर्किट मतलब जहाँ पे जहाँ पे करंट फ्लो ना कर पा रहा हो, क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में इन द सेंस मतलब सपोज कहीं तार कट गया, कहीं स्विच ओपन है, ठीक है, वो सारा एग्जाम्पल है क्या, ओपन सर्किट है इसका। अब क्लोज सर्किट क्या होता है, अगर करंट एक क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा है, वो जो सर्किट बना रहा है क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज सर्किट, यानी कि सारा कंडीशन ओके है। अगर बल्ब भी फ्यूज हो गया, सपोज लेट से कोई सीरीज में 3 बल्ब लगा है, सीरीज में 3 बल्ब लगा है, ठीक है, अब 2 बल्ब लगा लिया, यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक है, ये बल्ब क्या मेरे को देखा दिखा ना, ये बल्ब क्या है, फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो इस हिसाब से बल्ब नहीं जल रहा है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो कौन सा कंडीशन है यहाँ पे, ओपन सर्किट कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट मतलब क्या, करंट अगर मूव ना करे, कोई क्लोज पाथ में अगर करंट मूव ना करे, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट मेन कंपोनेंट सर्किट, कोई भी सर्किट का 3 मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक क्या है, सोर्स जो कि एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, डायरेक्ट करंट यानी कि जो बैटरी वाला करंट हो सकता है, या फिर घर का जो जो एसी करंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोड, यानी कि जो कनेक्टिंग चीज जो लगता है सर्किट के साथ, जैसे कि फैन, लाइट, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है, कूलर, ये सब क्या है, एसी, ये सब क्या है, लोड, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या बोलते हैं हम लोग, लोड बोलते हैं, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है।
थर्ड क्या है, कनेक्टिंग वायर। ये मेन 3 कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। और एक कंपोनेंट ऐड कर देते हो, फ्यूज। फ्यूज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। पहला क्या है, सोर्स, दूसरा है लोड, तीसरा है कनेक्टिंग वायर, चौथा है फ्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ये लॉ है। जॉर्ज, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा वायर लिए, ठीक है, उसको उसमें उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो करंट है बढ़ रहा है, प्रोवाइडेड क्या है, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन क्या किया उन्होंने, कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो वो लोग उस इस टाइप का जो रिलेशन आया वोल्टेज और करंट में, ठीक है, क्या रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन आया। यानी कि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट घट रहा है तो वोल्टेज भी घट रहा है, या फिर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रहा है। जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं सर्किट को, मतलब टर्मिनल को। ठीक है, इसीलिए करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज कम रहा है मतलब कम एनर्जी मिल रहा है, कम एनर्जी मतलब कम इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं टर्मिनल को, इसीलिए करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन को, यही रिलेशन से उन्होंने क्या दिया, एक लॉ बना दिया जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। इस बेसिस में उन्होंने डिवाइड किया सब्सटेंस को दो टाइप में। पहले को क्या बोलते हैं, ओमिक, OHMIC, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। दूसरे को उन्होंने क्या किया, नॉन ओमिक। पहले को क्या बोला उन्होंने, ओमिक कंडक्टर। पहले क्या बोला, एक तो ओमिक, OHMIC, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, दूसरे क्या बोला उन्होंने, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक, OHMIC कंडक्टर। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, V और I का जो ग्राफ होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर मैं छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, क्या होगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अब जो सा कंडक्टर ये ऐसा टाइप का लाइन को फॉलो कर रहा है, ऐसा टाइप का ग्राफ क्या कर रहा है उसमें बन रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कि मैं छोटा सा एक वायर लगा दिया, जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते गया, ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर का, वैसे वैसे यहाँ पे करंट बढ़ता गया। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैं V लिखा, I लिखा, ठीक है, अगर मैं V दिया था 0 या 1 वोल्ट, क्या दिया, 1 वोल्ट दिया, करंट कितना हुआ, 0.1 एम्पियर। 2 वोल्ट दिया, 0.2, 3 वोल्ट दिया, 0.3, वैसे 4 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया, 0.4। अगर मैं इसका डिवीजन करूँ V/I का, तो V/I का हमेशा क्या आ रहा है, 0.1, 1/0.1 कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, वैसे 2/0.2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 3/0.3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कंस्टेंट आ रहा है। ऐसे टाइप कंडक्टर को उन्होंने क्या नाम दिया, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब और एक कुछ कंडक्टर होते तो क्या करते थे, ओम्स लॉ को ओबे नहीं किए, तो वैसे कंडक्टर को हम उनका नाम क्या दिया, उन्होंने क्या नाम दिया, नॉन ओमिक कंडक्टर। चलो ठीक है, ओम्स लॉ थोड़ा अच्छे से देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि V प्रोपोर्शनल टू I, कंडीशन क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर हो जाएगा। अब R क्या है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस, RES, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलो कुछ आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें हम लोग देखेंगे VI ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। VI का ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस, पहला तो ये क्वेश्चन आएगा, पूछ जैसे कि दो दो वायर दे देगा, पूछेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे सपोज V है, यहाँ पे सपोज I है। सपोज ये एक वायर दे देगा और ये दूसरा वायर दे देगा। ठीक है, तो इसका पूछेगा ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, पूछेगा कौन सा वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या निकालना है, V बाई आई का रिलेशन निकालना है, क्योंकि मेरे को मालूम है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं डिवाइड करूँ, यानी कि V/I इज इक्वल टू क्या आएगा, R आएगा। अब मेरे को अच्छे से मालूम है V क्या है, Y एक्सिस है,
आई क्या है, एक्स एक्सिस, यानी कि सिंपल मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर यहाँ पे जो है यानी कि वाई बाई एक्स। मेरे को मालूम वाई बाई एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं टेन ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, स्लोप, SLOP, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। ठीक है, टेन ऑफ थीटा, ये थीटा 2 है क्योंकि वेर 2 का, ये थीटा 1 है। ठीक है, अगर मैं क्लियरली देखूं, थीटा 2 क्या बड़ा है थीटा 1 से, थीटा 2 देखो अच्छे से क्या दिख रहा है मेरे को, थीटा 2 क्या है, ग्रेटर है थीटा 1 से। अगर मैं बोथ साइड टेन ले लूं तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा 2 ग्रेटर देन टेन ऑफ थीटा 1 आ जाएगा। नहीं, टेन थीटा 2 क्या है, टेन थीटा 2 है, टेन थीटा 2 है स्लोप ऑफ ये लाइन टू वेर टू, स्लोप ऑफ वेर टू क्या है, R2, क्योंकि मेरे को मालूम है ये जो है R क्या है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स क्या था, टेन थीटा था, यानी R यहाँ पे क्या है, टेन थीटा है। याद रखना y बाई एक्स टेन थीटा, ठीक है, y बाई एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ग्रेटर देन R1, यानी कि कौन सा वेयर का स्लोप ज़्यादा है, कौन सा वेयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वेयर 2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि एक ग्राफ बना दिया, फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, आई कर दिया, यहाँ पे इसने क्या किया, वी कर दिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं फिर से अगर मैं पूछूं, दो वेर दिया है, यहाँ पे एक वेर यहाँ पे दिया है, इसका थीटा कितना दिया, थीटा 1 दिया है, इसका वेर 1 है। ठीक है, और दूसरा एक बार और कलर देखते हैं, और कलर रेड कलर, एक दूसरा वेर दिया, लेट्स से और एक वेर दिया यहाँ पे कुछ। ठीक है, थोड़ा एक बनाते हैं, यहाँ पे दूसरा वेर दिया। ठीक है, अगर मैं इसका थीटा निकालूं, कैसे निकालूं, हॉरिजॉन्टल से निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से। ये क्या बन गया, थीटा 2 बन गया, ये वेर 2 है। अब सवाल पूछ रहा है कि कौन सा वेर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्वेश्चन यही है। तो मेरे को मालूम है हमेशा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज नथिंग बट वाई बाई एक्स। उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स भी बोलते हैं। सिंपल में वाई बाई एक्स, सिंपल में वाई बाई एक्स समझो। ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, अब y क्या है, यहाँ पे i है। ठीक है, अब x क्या है, यहाँ पे v है। मेरे को मालूम था v बाई आई क्या था, r था, v बाई आई क्या था, r था, तो i बाई v क्या होगा, 1 बाई r होगा। यहाँ पे टेन थीटा क्या देगा, 1 बाई r देगा। मेरे को अच्छे से ये मालूम है, ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। ठीक है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, अगर मैं बोथ साइड टेन ले लूँ तो क्या निकलेगा मेरा, टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2। ठीक है, अब टेन थीटा 1 क्या है, यहाँ पे 1 बाय आर का रिलेशन है। ठीक है, यानी कि 1 बाय R1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 क्या है, 1 बाय R2। ठीक है, अगर मैं रिलेशन, मेरे को मालूम कि 1 बाय R1 ग्रेटर देन 1 बाय R2 इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला 1 बाय, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 4 लिया और एक 2 लिया, मेरे को मालूम है कि 4 ग्रेटर देन 2 100%। जैसे मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 1/4 लेस देन 1/2। क्यों, क्योंकि 1/4 कितना होगा, 0.25। ठीक है, 1/2 क्या होगा, 0.5, तो इसके से मैं उल्टा हो जाएगा। वैसे ये ऑलरेडी ग्रेटर साइन लगा है तो R1 क्या हो जाएगा, R1 लेस देन R2 आ जाएगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वेयर 2 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, वेयर 2 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, एक टाइप का क्वेश्चन था। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, सपोज एक वायर देगा, पूछेगा कि दो डायग्राम बनाएगा, एक वायर, इस ये वायर 1 का डायग्राम है, वेयर नंबर 1 का डायग्राम है। ठीक है, ये V, ये क्या लिखेगा, I लिखेगा। अब वेयर नंबर 2 का ये डायग्राम है। ठीक है, ये वेयर नंबर 2 का डायग्राम है। अब पूछेगा कौन सा कंडक्टर, या कौन सा कंडक्टर ओमिक है, कौन सा कंडक्टर नॉन ओमिक है, कौन सा कंडक्टर ओमिक है, कौन सा कंडक्टर नॉन ओमिक है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि वेयर 1 क्या है, ओमिक है, सीधा लाइन जा रहा है। इस केस में ये ओबे कर रहा है ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I। अब वेयर टू क्या कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I को ये क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। इसीलिए ओमिक कंडक्टर कौन है, वेयर नंबर 1 ओमिक कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ, अगर कोई रीडिंग, ऐसा कुछ रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे कि बड़ा सा
एक स्टूडेंट ने कुछ रीडिंग कलेक्ट किया, क्या किया, एक स्टूडेंट ने कुछ रीडिंग कलेक्ट किया जिसका वोल्टेज जैसे कि यहाँ पे लिखा 0.1 वोल्ट दिया, यहाँ पे 0.1 एम्प्स, 2 वोल्ट, 0.2 एम्प, 3 वोल्ट, 0.3 एम्प, ठीक है, 4 वोल्ट, 0.4 एम्प, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो ये पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकला, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, V बाई आर, V बाई आई इक्वल क्या था, आर था, रेजिस्टेंस था। तो R1 पहले निकालेंगे, V बाई 1/10 यानी 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम निकलेगा, यहाँ पे भी 10 ओम, यहाँ पे भी 10 ओम। इसका R इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, एवरेज लेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। टोटल कितना है, 4 है यानी 40, 40 बाय अगेन 4 इक्वल टू कितना हुआ, 10। यहाँ पे रीडिंग सेम होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आ सकता है, तो ऐसे एवरेज लेके क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। चलो इसका कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है। अब 1 ओम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओम कब डिफाइन होगा, जैसे कि ये 1 कब होगा, वोल्टेज डिफरेंस अगर 1 और करंट अगर 1 आ जाए, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द कंडक्टर वो क्या बनाए, 1 एम्पियर का अगर करंट बना दे, वो जो रेजिस्टेंस करस्पॉन्ड होगा, जो रेजिस्टेंस होगा उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ओम बोलेंगे। तो 1 ओम कब होगा, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का करंट बनाता हो, उस केस में जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 1 ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, 1, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, पहला है लेंथ के ऊपर, दूसरा है एरिया के ऊपर, तीसरा है रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो लेंथ के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, सिंपल कंसेप्ट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि क्योंकि अगर एक छोटा सा वायर है, इसका लेंथ क्या है, एल है, इसका एरिया क्या है, ए है, और एक मैंने वायर लिया, ठीक है, और एक मैंने वायर लिया, इसका लेंथ बढ़ा दिया मैंने और एरिया वैसे रखा एल, लेंथ तो क्या किया मैंने 12 कर दिया। अब रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करने में जितना ऑब्स्ट्रक्शन फेस ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फेस होगा। क्यों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, यहाँ पे बहुत सारे एटम ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो इसीलिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए ज़्यादा क्या होगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन फेस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इस केस में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पार्ट ये है, हमेशा याद रखना कि स्ट्रेचिंग कंडीशन ना दे, अगर स्ट्रेचिंग कंडीशन दे फिर वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेचिंग ये नॉर्मल कंडीशन, सपोज छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, बोलेगा कि दो वायर है जिसका दो वायर है जिसका लेंथ सपोज वायर का लेंथ डबल हो गया, उसने इतना बोला, वायर का लेंथ स्ट्रेच करके डबल नहीं हुआ, ये नहीं बोल रहा है, उसने क्या बोला, सपोज वायर है जिसका लेंथ क्या है, डबल है, एक वायर है जिसका लेंथ डबल हो गया, यानी कि एरिया फिक्स बोल रहा है। सपोज एक वायर था जिसका लेंथ एल था, इसका रेजिस्टेंस आर था, अब उसने बोला सेम वायर का लेंथ क्या हुआ, डबल हो गया, यानी एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला, एरिया सेम है, यानी कि एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब एरिया सेम है, लेंथ कितना हो गया, डबल हो गया 12। पूछेगा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। अगर इनिशियली आर था, अब ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर इनिशियली आर था वो क्या हो जाएगा, 2R था, 2R हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, एरिया जैसे बढ़ेगा वैसे क्या कमेगा, वैसे रेजिस्टेंस क्या कम होगा, कम जाएगा रेजिस्टेंस। क्यों, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने क्या लिया, सेम लेंथ एल लेंथ का वायर लिया जिसका एरिया क्या लिया मैंने, 2A ले लिया। अब फिर से मैंने क्या किया, और एक सेम लेंथ का वायर लिया एल जिसका एरिया क्या है, ए है। तो मेरे को मालूम है अगर एरिया ज़्यादा है यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे, यानी कि यहाँ पे कंजेशन फील नहीं होगा, कंजेशन यहाँ पे फील नहीं होने वाला, ठीक है। स्मूथली इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे क्या है, स्पेस,
यहाँ पे स्पेस क्या कम है, इसीलिए डेफिनेटली यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा फील होगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन उसको क्या होगा, ज़्यादा फेस होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या थोड़ा दूरी हो रहा होगा, इसीलिए एरिया जैसे बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम जाता है। इसीलिए क्या होता है, एरिया जैसे बढ़ जाता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी था। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। देखो रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है या कि रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और एक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, और एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। क्या है, और एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, जैसे लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स थे जिसपे कि क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्ट करता है। चलो एक कंडीशन लेके समझते हैं, एक एक अच्छा चीज पर समझते हैं जो कि क्वेश्चन जिसके ऊपर बेस्ड आता रहता है, जैसे कि स्ट्रेचिंग कंडीशन। सपोज ले मैंने लिया, अगर मैंने बोला एक वेयर, ए वेयर, ठीक है, इज स्ट्रेच टू डबल डबल ए वेयर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, ये केस है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, ए वेयर लेंथ इज डबल्ड, डबल्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रेच करके डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली डबल बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि सपोज ये एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L था और जिसका एरिया A था। इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L है, और जिसका एरिया क्या था, A था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इसका लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, जैसे इसका वायर को स्ट्रेच हो, जैसे उसका वायर क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, वैसे क्या हो जाएगा, लेंथ तो बढ़ जाएगा नो डाउट, बट एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर एरिया ए था तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, डबल हो रहा है। लेंथ L जब था तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ 12 डबल हो गया। वैसे अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। मजे की बात देखते हैं, यहाँ पे दो केस लेके दो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, तब अब मैं एक चीज बताऊं तुमको, यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, यहाँ पे ये वेयर ये दोनों वेयर में कंस्टेंट क्या है, वॉल्यूम क्या है। अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूं पहले वाले का, क्या होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू ए इंटू एल। ठीक है, इस केस में वॉल्यूम क्या है, A/2 इंटू एल, A/2 इंटू 2L, यानी कि वही A/L हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों केस में वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पता है मेरे को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे को पता है। ठीक है, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्म रिलेशन पहले निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। रेजिस्टेंस का रिलेशन थोड़ा निकालते हैं यहाँ पे। अब मेरे को मालूम है रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ से प्रोपोर्शनल है, और क्या है, सेकेंड फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एरिया से इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं दोनों को मिला दूं, मेरे को क्या मिल रहा है, R प्रोपोर्शनल टू L/A मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं प्रोपोर्शनल साइन को, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। अब L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और R क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट बताओ, तो देखते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, तो रेजिस्टिविटी और पहले फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल, यही है, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। R क्या है, ओम है, जो L क्या है, मीटर मीटर है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर रह जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओम मीटर। क्या होगा यूनिट इसका, रेजिस्टिव यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसको वॉल्यूम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर मैं इसको वॉल्यूम फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ, मैं दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखो, पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इसको एल को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। पहला तरीका ऊपर नीचे एल को, तो आर लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू रो, ऊपर भी एल मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एल इंटू एल कर दिया, नीचे भी क्या कर दिया, ए इंटू एल कर दिया। ठीक है, तो मेरे को मालूम है स्ट्रेचिंग कंडीशन में ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है, ये तो कंस्टेंट हुआ, ये भी कंस्टेंट हुआ, तो मेरा डायरेक्ट रिलेशन क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई भी। तो मेरा यहाँ से रिलेशन आया कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया यहाँ पे। स्ट्रेचिंग अगर वायर अगर स्ट्रेचिंग हो रहा होगा तो उस केस में क्या करना है, तुमको ये फॉर्मूला लगाना है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जितना एल बढ़ेगा, एल के साथ रिलेशन था, ठीक है, जितना एल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आर भी वैसे बढ़ता जाएगा। अगर एल 2 टाइम्स होगा, आर क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। एल 3 टाइम्स हो जाएगा तो आर क्या होगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे एरिया के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं एरिया के साथ एस्टेब्लिश करूँ, मेरा फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था। तो मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, एरिया कर दूं, क्या कर दूं, ऊपर नीचे एरिया, एरिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया, रो वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम। अब रो इंटू वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो एक रिलेशन आया कि आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या आया, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर। यानी कि अगर एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एरिया अगर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि कहाँ पे यूज करने होंगे, तो स्ट्रेचिंग कंडीशन में यूज करने होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा केस क्या बोल रहा है, अगर सिंपल बोला कि वायर का लेंथ डबल हो गया, सिंपल वायर की लेंथ डबल हो गया, तो हमको मालूम है आर प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आर एल डबल हो रहा है तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन दिया है वेयर इज स्ट्रेच टू ट्रिपल थ्री आई सेट ले थ्री टाइम्स its length, what what will happen to its resistance, to its resistance। अब रेजिस्टेंस को क्या होगा उसके देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल चीज बोल रहा है कि वायर का स्ट्रेच करके उसका लेंथ कितना होगा, 3 होगी इनिशियली। पहले फिगर बनाना है इजी के लिए। लेट्स से वायर का लेंथ एल था, एरिया ए था, रेजिस्टेंस क्या था, आर था। मेरे को एक फॉर्मूला मालूम था, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे को मालूम था, इसका यूज करना है। दूसरा केस में उसने क्या बोला, लेंथ क्या किया उसने, 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि 3L हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आर, सपोज इनिशियल वायर का लेंथ क्या है, R1 क्या है, आर है, पुट कर देते हैं R1 क्या है, आर है, R1 क्या है, आर है। ठीक है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू कितना होगा, L1 क्या है, L लिया था, फिर 3 टाइम्स मतलब 3L का स्क्वायर। ठीक है, एल एल कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, आर बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/9। क्रॉस कर देते हैं, तो न्यू वेयर R2 इक्वल टू कितना हो, 9 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वेयर। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका कितना होगा, 9 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में। तो हमको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट। सीरीज में कौन कांस्टेंट, करंट।
पैरेलल में कौन कंस्टेंट है, वोल्टेज। घर में कैसा कॉम्बिनेशन दिखता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता है। यहाँ पे हम लोग कवर भी करेंगे एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले आते हैं, देखते हैं। सपोज मैंने लिया है पहले के सीरीज के लिए आई सीरीज, SERI सीरीज, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि एक वायर है, फिर से एक वायर, दूसरा वायर, फिर से तीसरा वायर, ये जो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स से ये R1 है, इसका रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, सोर्स वोल्टेज क्या है, V है। अब मेरे को मालूम है ये तीनों में क्या जाएगा, करंट कांस्टेंट जा रहा है। कितना क्या जा रहा है, करंट, ये तीनों में कांस्टेंट जा रहा है करंट। अगर करंट कांस्टेंट जा रहा है तो मैं सब में वही ओम्स लॉ लगाने वाला हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ओम मीटर लगा दूँ, यहाँ पे कौन डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड। देखो एक कांस्टेंट हुआ, अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो वोल्टेज क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगाइए क्या दिखाएगा, वोल्टेज 1 दिखाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाने से क्या दिखाएगा, वोल्टेज 2 दिखाएगा। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो क्या दिखाएगा, यहाँ पे वोल्टेज 3 दिखाएगा। यानी कंस्टेंट क्या है, करंट, डिवाइड कौन हो रहा है, वोल्टेज। यानी टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, जो वोल्टेज जो V है, टोटल वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है, I, करंट कंस्टेंट है I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू V1 क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग इन रेजिस्टेंस 1। जो रेजिस्टेंस 1 का जो रीडिंग क्या दिखाएगा, आई, क्योंकि करंट कंस्टेंट है, सब तरफ आई जा रहा है, पूरा करंट, सोर्स करंट अगर आई निकल रहा है सब जगह आई करंट जाएगा। आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। तो आई कॉमन आ गया, तो आई सब कैंसिल हो गया, किसके साथ, इसके साथ। आर इक्वलेंट क्या आ गया, आर इक्वलेंट सीरीज में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि समेशन ऑफ ऑल resistance is the R equivalent in case of series, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल के लिए, थोड़ा देखते हैं फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। पैरेलल के लिए देखते हैं, पैरेलल, पैरेलल का, पैरेलल मतलब क्या, ब्रांच कॉम्बिनेशन। ब्रांच कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है, ये दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया कोई एक सोर्स वोल्टेज से। अब मेरे को मालूम है पैरेलल में कौन कंस्टेंट वोल्टेज, अगर यहाँ पे V वोल्ट है तो ये इससे जो जॉइंट हुआ है, जोन हुआ है, एक वायर क्या है, ये वायर जॉइंट है, दूसरा वायर क्या है, ये वायर जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी रीडिंग क्या दिखाएगा, वोल्टेज V दिखाएगा, सेम यहाँ पे रीडिंग क्या दिखाएगा, वोल्टेज V। अगर करंट जो जा रहा था I, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I1 करंट जाएगा। अगर मैं एमीटर यहाँ पे लगा दूँ, एमीटर 1, यहाँ पे कितना दिखाएगा, I1 करंट दिखाएगा। वैसे यहाँ पे अगर एमीटर 2 लगाऊँ, यहाँ पे क्या दिखाएगा, I2 करंट दिखाएगा। यहाँ पे कितना दिखाएगा, I2 करंट दिखाएगा, यहाँ पे कितना दिखाएगा, I1 करंट दिखाने वाला है, ठीक है। तो डिवाइड कौन हो रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। डिवाइड कौन हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो ओम्स लॉ में I क्या है, I इज नथिंग बट V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। मेरा फॉर्मूला मालूम है, मेरा फॉर्मूला मालूम है, आई से V इज इक्वल टू क्या आता है, I इंटू R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। इज इक्वल टू फर्स्ट रजिस्टर में जो करंट दिखा रहा होगा क्या दिखा होगा, V अपन R1, रेजिस्टेंस 1 है, ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है। वैसे सेकेंड रजिस्टर में जो करंट दिखाया कितना दिखाएगा, V अपन R2, क्योंकि वोल्टेज कंस्टेंट है, पैरेलल में लगा हुआ है दोनों, ठीक है। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ पे, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये रिजल्ट निकला। कौन से केस में, पैरेलल केस में। अब कुछ देखते हैं यहाँ पे इन्फरेंस। तो हमको सीरीज में क्या मिल रहा था, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्वल निकल रहा था, सीरीज में क्या निकल रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ निकल रहा था। पैरेलल में क्या निकल रहा था, रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या निकल रहा था, 1 बाय R। P इज इक्वल टू क्या निकल रहा था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसा कुछ निकल रहा था, प्लस 1 बाय R3 डॉट 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 सो ऑन, ऐसा कुछ
निकल रहा था, ठीक है। और छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मैं दो रेजिस्टेंस ले आऊँ, 3 वायर लेता हूँ। एक है कितना 1 ओम, दूसरा है कितना 2 ओम, तीसरा है कितना 4 ओम। अगर मैं इसको तीनों को सीरीज में लगा लूँ, किसको लगा लूँ सीरीज में, आर सीरीज कितना होगा, सिंपल आर सीरीज 4 2 6 1 7, 7 ओम होगा। कितना ओम होगा 7 ओम। कितना ओम होगा 7 ओम, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेलल में लगा लूँ तो क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/1 1, 1/2 प्लस 1/4। इसका एलसीएम लेने से कितना होगा 4, यहाँ पे कितना 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हुआ यहाँ पे 7/4। कितना हो रहा है 1/RP कितना आया 7/4, ओके। 4 to 6 राइट। RP कितना निकला 4/7, तो 4/7 कितना होगा 750.77 0.6 नियर बाय 0.6 आएगा, ठीक है 0.6 ओम। अब यहाँ पे मार्क करने वाली बात ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना बड़ा होगा, किससे मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यहाँ से एक नोट करने वाली बात ये है कि आर सीरीज इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, हमेशा ग्रेटर देन आर मैक्सिमम। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मार्क करने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम अच्छा इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या था, रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू क्या था 1 ओम था, ठीक है। यानी कि एड पैरेलल में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आर मिनिमम से। आर मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे क्या होगा, वो सबसे छोटा होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जा रहा है, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि सोर्स करंट क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है, ठीक है। सोर्स करंट कम हो जा रहा है, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यहाँ पे किसमें, सीरीज पे। ये बड़ा डिसएडवांटेज है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट जो कि जिसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो क्या ओवरऑल आउटपुट करंट कम जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल आउटपुट करंट क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं ओवर सीरीज। चल कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं सीरीज पैरेलल का। अगर मैं बोलूँ सीरीज का एडवांटेज क्या है, सीरीज का एक ही एडवांटेज ये है कि सारे वायर को मैं एक ही बल्ब में लगा सकता हूँ, यानी कि जो वायर का जो यूज़ जो है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर का जो यूज़ क्या है बहुत कम होगा, ठीक है, सीरीज में। बट पैरेलल में वो थोड़ा यही एक डिसएडवांटेज है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि पैरेलल में क्या होगा, वायर का यूज़ क्या करना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा वायर लगेगा। अब देखते हैं डिसएडवांटेज सीरीज का। पहला डिसएडवांटेज हम लोग देख लिए कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, आर इक्विवेलेंट ज़्यादा होता है। इसके वजह से ओवरऑल आउटपुट करंट क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से सब प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट हर एक एप्लायंस को नहीं मिल पाता, ठीक है। ये एक पहला डिसएडवांटेज। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, और आउटपुट करंट ज़्यादा होता है। आउटपुट करंट ज़्यादा होने की वजह से जिसका जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने एक फ्रिज लगा लिया जो कितना लेट से 10 एम्पेयर करंट लेता है, और एक एसी लगा लिया जो कि 15 एम्पेयर करंट लेता है, ठीक है, और एक बल्ब लगा लिया जो कि लेट से 2 एम्पेयर करंट लेता है। तो अगर पैरेलल में लगाऊं, इसका एडवांटेज क्या है, सपोज लेट से यहाँ पे कितना करंट निकला 20 एम्पेयर करंट निकला, कितना निकला 20। इस हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग अपना यूज़ करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग अपना यूज़ करने वाले हैं। बट सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सीरीज में तो ओवरऑल आउटपुट करंट कम जाएगा, और आउटपुट करंट कम जाएगा तो इसका रिक्वायरमेंट कभी भी फुलफिल नहीं होगा। मे बी ये फुलफिल हो जाए, बट ये दोनों का रिक्वायरमेंट कभी भी फुलफिल नहीं होगा, इसीलिए वो प्रॉपरली काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज में अगर कोई भी चीज कोई भी एक अप्लायंसेस काम करना बंद हो गया, कोई भी एक सपोज एक बॉल काम करना बंद कर दिया, यानी कि वहां से सर्किट पूरा ब्रेक, सर्किट फेल कर गया, यानी कि वो बाकी दोनों भी काम नहीं करेंगे, यानी ओपन सर्किट कंडीशन हो गया। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि मैं अलग अलग स्विच नहीं दे सकता, किसमें, सीरीज के
सीरीज केस में डिफरेंट डिफरेंट स्विच में नहीं लगा सकता ऑपरेट करने के लिए हर एक लाइट और फैन को। अगर एक ही स्विच दे सकता हूँ, क्या होगा, वो एक ही स्विच दबाने से सारा चलेगा, एक ही स्विच ऑफ करूंगा तो सारा बंद होगा। ये तीसरा डिसएडवांटेज है सीरीज का। ठीक है, चौथा फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि मेरे को मालूम है करंट एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। यानी कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिया था मैंने, एक एसी है और एक फ्रिज है और एक बल्ब है, तीनों को मैंने क्या किया, लगा दिया सीरीज में। जैसे मैं सीरीज में लगा दिया, लेट से मैंने सोचा सब, लेट से यहाँ से कितना करंट निकला, 10 एम्पियर करंट निकला। कितना, 10 एम्पियर। अब अगर 10 एम्पियर करंट निकला तो करंट कांस्टेंट जाएगा, करंट कांस्टेंट जाएगा, 10 एम्पियर करंट यहाँ पे भी जाएगा, 10 एम्पियर करंट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट चला जाएगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये खराब होने का चांस ज़्यादा है। अब यहाँ पे कम, उसका रिक्वायरमेंट कम है, मतलब उसका रिक्वायरमेंट कितना था, ज़्यादा था, 15 था, जा रहा है कितना, 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही 10 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हर अप्लायंसेस अपने हिसाब से वर्क नहीं करेगा, अपना हिसाब से, अपना रेटिंग के हिसाब से वो काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए ये एक नेक्स्ट डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलो इस एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देख लिए पैरेलल, और ये भी बताया था मैंने, एमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। एमीटर किससे बना होता है, लो रेजिस्टेंस कॉइल से बना होता है, और वोल्ट मीटर किससे बना होता है, हाई रेजिस्टेंस कॉइल से बना होता है। ऐसा क्यों है एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है अगर मैं पैरेलल में लगा दूं, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, अगर करंट डिवाइड होता है तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर मैं पैरेलल में लगा दूं उसको, मैक्सिमम करंट वहीं से चला पास करेगा, कहाँ से, करंट डिवाइड होता है तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, वही एमीटर से पास करने लगेगा। क्यों, क्योंकि एमीटर किससे बना होता है, लो रेजिस्टेंस कॉइल से बना होता है, मैक्सिमम करंट उधर उधर से ही जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉइल हीट होगा, कॉइल हीट होने से क्या हो जाएगा, कॉइल फिर जल जाएगा, एमीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पैरेलल में उसको नहीं लगाते। वैसे वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस वायर से बना है। अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो लेट से मैंने एक वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा दिया, कहाँ पे, एक डायग्राम बनाते हैं, लेट से 3 बल्ब लगा है, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, 3 बल्ब लगा दिया, लेट से यहाँ पे कहीं कहीं पे भी लगा दिया, सीरीज मतलब कहीं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया वी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो करंट जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से यह करंट आगे पास नहीं कर पाएगा इधर। ठीक है, इस ये है सेकेंड डिसएडवांटेज, इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में, सीरीज में नहीं लगा सकते, सॉरी सीरीज में हम लोग नहीं लगा सकते हाई रेजिस्टेंस की वजह से। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये लास्ट पार्ट है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर मैं एक वायर लूँ, एक वायर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, कुछ टाइम टी के लिए, ठीक है, अब जो हीट जो जनरेट होगा वायर में इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये करंट वायर का रेजिस्टेंस क्या आर है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये क्या होगा, हीट जनरेटेड इन ए वायर। इसका डेरिवेशन करेंगे, पहले पावर देखेंगे उसके बाद हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे थोड़ा। पावर क्या है, अगर मैं पूछूं पावर क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या था, वर्क अपन, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपन टाइम। ठीक है, वर्क अपन टाइम। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे, V इज इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू, क्यू क्या था, चार्ज था, तो W इक्वल टू क्या था, W इक्वल टू V इंटू क्यू। अगर मैं W का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या दिख रहा है मेरे को, V इंटू क्यू बाई टी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब क्या रिजल्ट निकल रहा है, V इंटू क्यू बाई टी आ रहा है। अब क्यू बाई टी क्या है, आई है, क्यू बाई टी क्या है, आई है, यानी कि V इंटू आई, क्योंकि चार्ज बाई टाइम करंट होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या निकला मेरा, पावर इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज इंटू करंट है। ठीक है, यहाँ से फिर दो अदर फॉर्मूला निकलेगा, एक सीरीज केस में, ठीक है, दूसरा क्या है, पैरेलल केस में। पैरेलल केस में मेरे को मालूम है सीरीज में कौन सा चीज कंस्टेंट होता है, करंट कंस्टेंट। अगर सीरीज में करंट कंस्टेंट तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू V की जगह करंट लिखूंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा यहाँ पे, V की जगह क्या लिखूंगा, मेरे को मालूम है V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर, तो I इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर,
आई स्क्वायर आर, किसका फॉर्मूला, पावर इन सीरीज का फॉर्मूला। वैसे पैरेलल केस में क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई पैरेलल में क्या है, कंस्टेंट वोल्टेज कंस्टेंट, तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई था, तो आई को हटाना है ओम्स लॉ से, V इंटू आई की जगह क्या पुट करना है, V बाय आर पुट कर देना, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे 3 डिफरेंट फॉर्मूला है, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि पैरेलल केस में हमेशा पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। सीरीज केस में हमेशा पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, अगर मैं तीनों रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में कन्वर्ट मतलब लगा दूं, तो जो ओवरऑल पावर जो होगा ना, उसका जो रिलेशन होगा पावर और रेजिस्टेंस का क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट होगा। अगर 3 रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो यानी कि पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है कि यार वो क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, पावर रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इनवर्स होगा, और सीरीज में पावर रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे समझने के लिए अच्छे से और थोड़ा। ठीक है, लेट्स से 3 बल्ब दिया है, 3 बल्ब दिया है, ठीक है, जिसका रेटिंग है 200 वोल्ट। ठीक है, और लेट्स से ये पहला वाला का सबका रेटिंग 200 वोल्ट है, और पहले वाला का कितना है, 100 वाट, कितना वाट है, 100 वाट। दूसरा बल्ब एक है जिसका वोल्टेज कितना है, मैंने सीरीज में लगाया है 50 वाट। ठीक है, और रेटिंग दिया है पावर। और तीसरा बल्ब है जिसका रेटिंग कितना है, 25 वाट है। तीनों को मैंने क्या किया, 200 वोल्ट सोर्स पे कनेक्ट किया, किस पे, 200 वोल्ट पे कनेक्ट किया। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ देखते हैं छोटा सा। अगर मैं बोलूँ एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका रेटिंग जो लिखा है ना, लेट्स से 220 वोल्ट 100 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि इस केस में कि ये बोल रहा है कि 200 वोल्ट पर ही कितना पावर देगा, 100 वाट। मेरे को मालूम है 100 वाट का मतलब क्या, 100 वाट का मतलब है 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी कि 100 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। कौन से कंडीशन में, अगर मैं उसको कनेक्ट करूँ किससे, 220 वोल्टेज से कनेक्ट करूँ। अगर मैं उसको 220 के वोल्टेज लाइन से मैंने कनेक्ट करूँ तो क्या देगा वो, 100 वाट देगा। अगर मैं 200 के नीचे कनेक्ट करूँ, अगर मैं उसको 200 के नीचे कनेक्ट करूँ तो क्या देगा, कम देगा। तो देखते हैं, निकालते हैं। और एक चीज़, अगर मैं सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक सेम बल्ब है, उसका रेटिंग कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। अगर ये बल्ब को मैं क्या लगाता हूँ, किस में लगाता हूँ, 110 वोल्ट में लगाता हूँ, कितना में, 110 वोल्ट में। अब डेफिनेटली अगर वोल्टेज कम है तो ये क्या, डिम जलेगा। डिम जलेगा मतलब क्या, पावरलेस देगा। पावरलेस देगा का मतलब क्या, जो जूल, जो नंबर ऑफ जूल जो रिलीज करेगा पर सेकेंड में क्या होगा, कम होगा। सिंपल, यानी कि कौन सा चीज यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कौन सा चीज यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं वोल्टेज कमा दूं या वोल्टेज बढ़ा दूं, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, वोल्टेज कमाऊं या वोल्टेज बढ़ाऊं, करंट अल्टर करेगा, करंट का वैल्यू कमेगा बढ़ेगा, वैसे पावर का भी वैल्यू कमेगा बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला था पावर इन, पावर का मेन फॉर्मूला क्या था, पावर का, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, अब मेरे को हर बल्ब या कोई भी अप्लायंसेस में, गैजेट में 2 चीज मेंशन है, 220 100 वाट, या फिर 220 60 वाट, या 220 150 वाट, ऐसा कुछ मेंशन होगा। यानी कि वोल्टेज उसका स्पेसिफिकेशन है, वोल्टेज मेंशन है। ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन और क्या मेंशन है, पावर मेंशन है। तो मैं क्या करूंगा, ये इसमें कौन सा चीज कंस्टेंट है, रेजिस्टेंस, उसी का वैल्यू पहले निकालेंगे, रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसका रिलेशन पहले निकालेंगे। मैं क्या लिखूंगा, v तो रखूंगा, आई की जगह क्या लिखूंगा, v बाई आर लिख दूंगा, v इंटू वी बाई आर। तो यहाँ पावर क्या हो गया, फॉर्मूला पावर का रिलेशन क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ एनी बल्ब निकालने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा,
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्यों ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्योंकि कोई भी बल्ब में अगर मैं वोल्टेज कमाऊं या बढ़ाऊं, मेरा रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होने वाला, मेरे रेजिस्टेंस में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। और मेरे को स्पेसिफिकेशन में दिया है कि ये वोल्टेज दिया है और ये पावर दिया है, तो उस हिसाब से मैं यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा रेजिस्टेंस? आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एनी बल्ब, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? वी जो है क्या? रेटिंग, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। पी जो है क्या? पावर रेटिंग। किसका? बल्ब का, जो गिवन बल्ब का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि अगर एक बल्ब दिया है, कितना वाट का बल्ब है? 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, ये कनेक्ट मैंने किससे किया है? इससे एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, जो कि कितना वोल्ट है? 110 वोल्ट। इसका रेटिंग कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका पावर आउटपुट क्या होगा। अगर वो 110 वोल्ट से कनेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली पावर आउटपुट कम होगा। तो मैंने बताया था एक चीज कि वोल्टेज कम, अगर 220 कब देगा, ये 220 सॉरी 100 वाट कब देगा, यानी 100 जूल पर सेकंड कब रिलीज करेगा? अगर मैं इसको 220 से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसको 220 से कनेक्ट कर दूं, सेम चीज अगर मैं सेम बल्ब रखा हूँ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सेम बल्ब रखा हूँ, मैंने क्या किया, इसको इसका रेटिंग दिया वही 220। ठीक है, 220 वाट और सॉरी 220 वोल्ट और 100 वाट। तो मैंने क्या किया, इसको वही एसी सोर्स कितने में कनेक्ट किया? 220 पे कनेक्ट किया। जैसे मैं 220 में कनेक्ट करूँगा, ये कितना वाट देगा? पावर। अगर मैं इसको पूछूँ इस केस में पावर कितना होगा? पावर डिसिपेटेड कितना होगा? 100 वाट, क्योंकि इसका रेटिंग के हिसाब से है। ठीक है, मगर इस केस में कितना होगा? कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसको यूज करके पहले क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब पहले निकालेंगे। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? पी स्क्वायर बाय पी, पी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि मेरे मालूम है पी इज इक्वल टू क्या था? वी स्क्वायर बाय आर था। तो आर को उधर लेके चले गए, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी, सिंपल। ठीक है, उससे आप वी स्क्वायर यानी कि सोर्स वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे रेटिंग क्या है उसका? 200 का 220 का स्क्वायर इंटू सॉरी 220 का स्क्वायर डिवाइड पावर कितना है? 100 वाट है। ओके, यहाँ पे कितना आ गया? 20 220 इंटू 100, 20 कैंसिल, 22 कितना हुआ? 484 ओम निकला। तो रेजिस्टेंस जो निकल रहा है ये फिक्स है, ये कमाओ बढ़ाओ यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वही निकलेगा, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब हम लोग निकालने वाले हैं पावर आउटपुट कितना देगा। अब सोर्स वोल्टेज क्या है उसको यूज करके निकालने वाले हैं, तो वही आइदर ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, ये फॉर्मूला इजी है लगाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वही दिखाएगा 110 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं पावर डिसिपेटेड, पावर कितना दे रहा है निकाल रहा है बल्ब। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। वी स्क्वायर कितना है? वी स्क्वायर है 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है? 484। ठीक है, इसको लिखने से क्या होगा? ब्रेक कर देते हैं, एक 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 484। तो 484 एक्चुअली क्या था? 22 इंटू 20, ये लिख देते हैं 22 इंटू 22। तो यहाँ पे कितना होगा? 11, यहाँ पे 2, 11 यहाँ पे 2, ऊपर कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 10। ओके, ऐसे 2 से 5, ऐसे 2 से 5, 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। कितना वाट जनरेट करेगा ये? 25 वाट देगा। कितने में? अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा 110 वोल्ट पे, कितने पे? अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा 110 वोल्ट पे। अगर तुम चाहते हो कि ये पावर डिसिपेटेड 100 वाट कैसे हुआ, ये निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगा? वही निकलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों बल्ब सेम है। रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू 484 निकलेगा, 484। अगर मैं पावर डिसिपेट निकालूं, सोर्स वोल्टेज क्या है? 220, 220 इंटू 220 बाई वी स्क्वायर बाय आर कितना है? 484। तो 484 कितना होगा? 22 इंटू 22 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 वाट देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था इसका रेटिंग जो होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ 220 पे 100 वाट दे रहा है, यानी 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं 220 लगा दिया तो ये 100 फुल क्या फुल इसमें चलेगा, फुल ब्राइटनेस में चलेगा। ठीक है, ओके।
चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे बच्चे बोलते हैं, तो जैसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो लेट्स से दो बल्ब है, लास्ट देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। एक है 100 वाट, एक है 25 वाट, 25 वाट, 25 वाट। दोनों का रेटिंग क्या है, आउटपुट रेटिंग क्या है? दोनों का आउटपुट रेटिंग सेम है, कितना? 220 वोल्ट, ठीक है। इसका भी आउटपुट रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट। अगर मैंने इसमें कनेक्ट किया, किस में कनेक्ट करी, लेट्स से मैंने इसको कनेक्ट किया 220 पे कनेक्ट किया, कितने में? 220 पे। करते हैं, पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं। R 100 निकालो, क्या होगा? V स्क्वायर बाय P 100, P 100 कितना? 100, तो V स्क्वायर कितना हुआ? 220 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय P, पावर कितना है? 100 है, तो इसका कितना निकला? ये 484 निकला, 484 ओम, ठीक है। R 100 निकला 484, ठीक है। वैसे नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आया R 25 है, कितना होगा? V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर कितना है? वो भी 220 वाला वॉल्व है, 220 का रेटिंग उसका भी है, स्क्वायर बाय P कितना है? 25। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 225 ओके, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 25। 25 इतना कितना हो? 22 इंटू 22, ठीक है। 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू, क्योंकि 24 इंटू 25 इंटू 400 होगा, इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रहा है यहाँ पे आंसर? 484 इंटू 4 देगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना? 484 इंटू 4, राइट, हाँ, इज इक्वल टू कितना? 1936, कितना देगा ओम? अब 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। देखते हैं अब कौन सा बल्ब जोर से जलने वाला है, कौन सा बल्ब जोर से जलने वाला है। अब मेरे को ये मालूम है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? करंट वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर आर, पहले करंट निकालें, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, करंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि सोर्स वोल्टेज दिया है 220, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, फिर करंट निकलेगा। तो आई इज इक्वल टू कितना निकलेगा? टोटल सोर्स वोल्टेज कितना दिया है? 220 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 484 प्लस 1936, 1936 प्लस 484 इज इक्वल टू कितना हुआ? 2420 इज इक्वल टू कितना हुआ? 2420, 220 डिवाइड बाय 2420 होने से तो आंसर कितना देगा? 0.90, ऐसा कुछ देगा। एक 0.90, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, 0.90 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 0.9, या फिर ऐसे ही रखे रहो, ऐसे ही रखे रहो, ये वैल्यू रखे रहो, ठीक है। तो क्या करना, अब निकालना है क्या? पावर निकालना, किसका? 100 वाट बल्ब का पावर निकालना और 25 वाट बल्ब का पावर निकालना है मेरे को, ठीक है। तो पहले निकालेंगे पावर 100 वाट बल्ब, तो सीरीज में है तो आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हुआ? 2420 इंटू 2420। शॉर्ट में निकाल देते हैं, इतना नहीं करेंगे। आई स्क्वायर कितना हुआ? 0.90 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है उस बल्ब का? 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 484, ये 100 वाट का निकलेगा। वैसे P25 का कितना निकलेगा? करंट तो कांस्टेंट 0.90 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 1936। अब मेरे को ये क्लियरली पता चला, ये बड़ा वैल्यू, ये छोटा वैल्यू, यानी कि सीरीज में कौन सा जोर से जलेगा? लोअर वाट वाला बल्ब जलेगा जोर से। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है सीरीज का रिलेशन क्या था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर आउटपुट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस किसका, कौन सा बल्ब का ज्यादा है? 25 वाट बल्ब का क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है? रेटिंग से पता चल रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम था P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R, सिंपल। P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि फॉर्मूला था ना रेटिंग का कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। यानी कि P और R में रिलेशन क्या? इनवर्स है। यानी कि जो सपोज ये बल्ब का पावर है 100 वाट और ये वाला है कितना? 25 वाट,
तो इस हिसाब से ये 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से ये जोर से भी चलेगा, कहाँ पे चलेगा, सीरीज में चलेगा, ओनली सीरीज में चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसीलिए चल रहा है जोर से, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है I2R, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को तुमको बताऊँ, दो बल्ब है, ठीक है, वही सेम बल्ब, दोनों को मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, किससे, 220 से, 220 वोल्ट से, दोनों का रेटिंग वही है 220 वाला, ये है 100 वाट और ये है कितना वाट, 25 वाट। अब मेरे को मालूम है, मेरे को ये मालूम है, अब मेरे को मालूम है रेटिंग के हिसाब से, ये रेटिंग ये कितना है, ये है कितना, कितना है, ये है 100 वाट, ये है 220 वोल्ट, ये भी वही है 220 वोल्ट। अब रेटिंग के हिसाब से मेरे को मालूम है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मेरे को मालूम है, रिलेशन मालूम है कि पावर 100 जो है ग्रेटर है पावर किससे, 25 से, तो ऑब्वियसली ग्रेटर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V² बाय रेटिंग वाला फॉर्मूला R100 ग्रेटर क्या होगा, V² बाय R25, ठीक है। तो V² तो कैंसिल हो गया। अब इन्वर्स करूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, R100 विल बी लेस देन R25, यानी कि 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बट मेरे को मालूम है फॉर्मूला पैरेलल केस में क्या होगा, पैरेलल केस में V²/R ये फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इन्वर्स होगा किसका, रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, पैरेलल के केस में पावर इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, पावर इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है मेरे को मालूम है, 100 का रेजिस्टेंस कम है, 25 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर 25 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी हाँ राइट, 25 का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इस हिसाब से पावर उसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पावर रेजिस्टेंस क्या है, कम। यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे जो रिलेशन था इसको लगा देते हैं, यहाँ पे रिलेशन यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वन, ये क्या आएगा, 1/P100 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 1/, क्योंकि मैंने लिखा जो रिलेशन था ये रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, पावर का फॉर्मूला पढ़ दिया, 1/P100 1/P25, तो इन्वर्स फिर से आ जाएगा, यानी P100 ग्रेटर देन P25, यानी कि इस केस में क्या होगा, 100 वाट बल्ब क्या होगा, जोर से जलेगा 25 से, क्यों, क्योंकि रिलेशन है, पावर का रिलेशन है, सीरीज में पैरेलल, पावर का रिलेशन पैरेलल में। तो सीरीज में मेरे को मालूम है पावर बढ़ेगा कब, रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब, ठीक है। और पैरेलल में क्या मालूम है मेरे को, पावर कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस जब घटेगा पावर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या आता है। तो मेरे को मालूम है वर्क या एनर्जी, पावर क्या था फॉर्मूला, पावर क्या था, वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्या हो सकता है, कोई एनर्जी बाय टाइम भी हो सकता है, या फिर हीट एनर्जी क्या हो सकता है, हीट एनर्जी भी हो सकता है। तो पावर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एनर्जी की जगह हीट बाय टाइम, इन हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मैं क्रॉस करूँ तो क्या आएगा, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, हीट, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, V इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, हीट, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, V को आई आर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, I² इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड इन ए वायर, क्या बोल रहा है, एक वायर में आई करंट अगर जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो हीट जो जनरेट होगा कितना होगा, स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनटू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, तो I² इंटू आर इंटू टी, ठीक है। चलो थैंक यू, और कोई डाउट होगा तो नीचे पूछ सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में रखने वाले हैं।